हैव ए गुड डे क्लास। आज मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर श्री जी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट डे मैंने आपको सिलेबस बताया था, नोटबुक बुक और पैटर्न के बारे में बताया था कि किस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, हम उसकी वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि सेकेंड डे में हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज सेकेंड डे है, मैं आपके चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन करूँगा और ये सब टॉपिक वाइज करूँगा, एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। तो क्वेश्चन आंसर में जो सॉल्व्ड वाले हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, जो अनसॉल्व्ड वाले हैं मैं कराऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अगर रिपीट है तो आप रिपीट वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे और टॉपिक आपको सभी कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है तो वो आपको नहीं समझना, याद नहीं करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है। तो हमें पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक हमें समझ के चलने हैं और रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख के आ सकें। जो समझा हुआ होता है वो आप कहीं भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन रटा हुआ आप भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, चैप्टर का नेम इंट्रोडक्शन इंटरनेट, और टॉपिक में इंटरनेट। तो इंटरनेट होता क्या है? देखिए, आप सबने नेटवर्क पढ़े होंगे, से ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो जब कंप्यूटर का जो ग्रुप होता है वो एक नेटवर्क कहलाता है। इसी तरीके से अगर ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए, वर्ल्ड लेवल पे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। तो हम इसको इंटरनेट की डेफिनेशन में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं, या द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेट। यानी कि जो नेटवर्क होगा, ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड में सारे कंप्यूटर्स को या सारे नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है ग्लोबल लेवल पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। तो इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं, और बहुत सारी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक्स आगे आएंगे। और इंटरनेट को हम नॉर्मली नेट भी बोल देते हैं सिंपल फॉर्म में। तो इसके आगे अब आते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क यही है। अगर नेटवर्क की कहें कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट है। सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? एरपानेट। यानी कि इंटरनेट की जो स्टार्टिंग होती है, जैसे कि इसमें हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, जो 1969 में DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, US का, यूनाइटेड स्टेट का। तो उसने क्या किया, एक सबसे पहले कंप्यूटर को जोड़कर एक सबसे पहला नेटवर्क बनाया, जिसका एरपानेट नाम दिया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये वहाँ की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशंस को जो गवर्नमेंट की थी, उनको ऐड करके इस तरीके से इसने नेटवर्क को क्रिएट किया था। ये सक्सेसफुल होने के बाद वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क यही बना। उस समय इसी को इंटरनेट नाम दिया गया था। और इसके बाद 1980 में NSF नेट का डेवलपमेंट हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, और CS नेट 1970 में। तो इसमें धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता गया, नेटवर्क बढ़ता चला गया, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके और अदर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और धीरे धीरे ये डेवलप होते हुए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। और 1995 में क्या हुआ, ऑल दीज नेटवर्क्स वर इम्प्रूव्ड एंड नेम 1995 में इसका नाम इंटरनेट दे दिया गया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिसमें क्या बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे वो कनेक्टेड थे। अब इसके बाद अगर कोई पूछे आपसे, या फिर आप किसी से पूछें कि ये इंटरनेट का मालिक कौन है या इंटरनेट कौन चलाता है, तो रियलिटी में इसका कोई ऑनर नहीं है। इसको
तो कई सारी संस्थाएं एक मैनेज करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें जो मैनेज करने वाली संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, उसमें गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ इंटरनेट में क्या लिखा हुआ है, द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, यानी कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है, एंड इट हैज़ कनेक्टेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट देयर इज़ नो पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी फॉर द इंटरनेट. द इंटरनेट इज़ कोऑर्डिनेटेड and managed by different volunteer organization. No single organization has a complete control over the internet. Rather, every organization has a particular responsibility. तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और ये इनके अलग अलग नेम भी हैं, इनके अलग अलग वर्क भी हैं. तो इनके वर्क और नेम जान लेते हैं. जैसे IAB है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. तो ये क्या होता है, इसका सबसे मुख्य काम क्या होता है, ये अप्रूव करता है स्टैंडर्ड को और एलोकेट करता है डिफरेंट रिसोर्सेज. इसके बाद IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. इसका मेन काम क्या होता है, ये होती है फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट. तो इंटरनेट पर जो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको डेवलप करना और उनको मेंटेनेंस देना, इसी का काम होता है. तो बहुत सारे नेटवर्क और वेंडर्स और डिज़ाइनर्स जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इसके इवोल्यूशन में, आर्किटेक्चर में और स्मूथ वर्किंग में. इसके बाद एक टॉपिक है इसी में, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये एक कंपनी होती है, और किस तरीके की कंपनी है, जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराती है. जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराएगी तो क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो ये गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं. तो जैसे BSNL, एयरटेल, रिलायंस, जियो, आप सब इसमें पहचान गए होंगे कि इसमें सरकारी कौन सी है और प्राइवेट कौन सी है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद अब प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल. अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, इसने बताया सेट ऑफ रूल. अब किस तरीके रूल्स, और क्या कह रहा है, रेगुलेशन टू बी फॉलोड फॉर कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क. तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं किसी नेटवर्क के अंदर. जैसे आपके घर में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, मम्मी पापा या दादी दादा, या स्कूल में कोई रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर ने या वाइस प्रिंसिपल सर ने या टीचर्स ने या क्लास टीचर्स ने. तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स अलग अलग पर्सन्स जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो लोग बनाते हैं. तो वो क्या होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है. इसके बाद आता है NIC, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर. ये क्या करता है, ये गवर्न करता है RFC को. RFC क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. इसका मतलब ये एक्चुअली ये क्या होता है, एक सीरीज़ होती है स्टैंडर्ड की इंटरनेट पर. इसके बाद ICANN, तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम और नंबर्स. अब नेम और नंबर को असाइन करने वाली ये इंटरनेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसमें नेम और नंबर्स सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं. यूनिक कुछ नेम्स और नंबर्स होते हैं, जैसे IP एड्रेस हो गया या फिर उसका URL हो गया. इसके बाद इनको कोऑर्डिनेट और असाइन किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. फिर IRTF जो नेक्स्ट है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स. तो ये क्या होती है, ये इसमें रिसर्च और प्रॉब्लम इश्यूज़ को मैनेज करती है और इफ़ेक्टिव वर्किंग को के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. इसके बाद W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ये इसके जो फाउंडर थे वो टिम बर्नर्स-ली हैं. जैसे कि कहते हैं कि जो सबसे पहला वेब पेज जो बनाया था, सबसे पहला वेब पेज इन्हीं ने बनाया था. और 1994 में इन्होंने W3C का डेवलप किया था. और इसके बाद टिम बर्नर्स-ली जो एक डायरेक्टर हैं, और उनके साथ एक और पर्सन है जेफरी एम जेफी.
तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, W3C को। उसी के ये डायरेक्टर और CEO हैं। और ये वर्ल्ड लेवल की या ऑल वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या ऐसी एक प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने वाली संस्था है जो वेब पेजेस को डेवलप करते हैं या वेबसाइट्स वर्किंग करती हैं और उनकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। इसके बाद आता है वर्किंग ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट की कोई क्वेरी होती है और उस क्वेरी को स्टूडेंट एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में, नेटवर्क मतलब बहुत सारे टीचर्स खड़े हैं और अगर किसी ने क्वेश्चन किया और टीचर्स में बहुत सारे टीचर्स को आता है, तो अगर वो पर्टिकुलर किसी से पूछना चाहे तो उस पर उसी से पर्टिकुलर से उसके नाम से या उनको डिनोट करके कहेगा कि प्लीज़ गिव मी आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इंटरनेट पे भी होता है। हम किसी क्वेश्चन के लिए क्वेरी करते हैं, क्वेरी मतलब अपने क्वेश्चन को हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारे सर्वर ऑल वर्ल्ड में अवेलेबल होते हैं हमारे आंसर को देने के लिए। अब उसके बाद वो हमारे एक डिस्प्ले पर आ जाते हैं, हम उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो किसी दूसरे से हम क्लिक करके उसको आंसर को एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक क्लाइंट सर्वर एक मॉडल बन गया। और क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि क्लाइंट तो रिक्वेस्ट करता है, क्वेरी करता है किससे, सर्वर से किसी क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से ये इसका इंटरनेट का वर्किंग भी ऑल वर्ल्ड में काम करता है। इसके बाद आता है वेब ब्राउज़र। क्लाइंट आ गया, सर्वर आ गया। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी अदर्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के थ्रू, जैसे गूगल होता है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के क्या एडवांटेज हैं कि ऑल वर्ल्ड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे गूगल है, बिंग है, ये सर्च इंजन होते हैं जिनसे आप सर्च करते हैं। इसके बाद आता है कुछ अलर्ट्स होते हैं जो टाइमली आपको अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप बच सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे इंटरनेट ऑनलाइन कोई जैसे बहुत बड़ी कोई सुनामी आए या फिर भूकंप आए और ये इंस्ट्रक्शन जो है ऑनलाइन अपडेट हो जाए, तो बहुत कम समय में इससे हम अवेयर हो सकते हैं। और सडनली, वैसे तो ये सब सडनली होता है, फिर भी हमें कुछ मिनट तो एक अपनी सेफ्टी के लिए मिल ही सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि एंटरटेनमेंट के लिए। अब आजकल आप लोग जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, ये सारे क्या हैं, एंटरटेनमेंट हैं। और ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर और लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इनको प्ले कर सकते हैं। और इसके बाद अलावा बहुत सारी वेबसाइट आप बिज़नेस पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से आप इसको वेबसाइट बना सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, फ्री मेल कर सकते हैं, इसके अलावा चैटिंग कर सकते हैं। ये सब किसके, इंटरनेट के एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज बहुत कम है कि a lot of incorrect information is also available on internet, यानी कि बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इनकरेक्ट भी होती है, तो एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग, तो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, विच कैन बी मिसलीडिंग, जो आपको मिसलीड कर सकती है, मिसगाइड कर सकती है। और फिर उसके बाद देयर आर चांसेस दैट यू मे यूज़ द इंटरनेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज सर्फिंग विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट द टाइम दैट यू मे बी वेस्टिंग। कभी कभी आप टाइम वेस्टिंग भी करते हैं, कभी कभी बिना जब आपको लगता है कि अभी मन नहीं लग रहा है या टाइम फ्री है, या फिर एक एंटरटेनमेंट के लिए आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। और इलीगल और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट कैन आल्सो बी फाउंड ऑन द इंटरनेट, और इलीगल और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी मिलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मिसयूज़ भी होता है, पीपल हैविंग रॉन्ग इंटेंशन भी होते हैं, वायरसेस, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बलिंग। तो ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये मतलब देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या है, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, वाइड चारों ओर, फैल, वेब मतलब जाल, दुनिया के चारों ओर का जाल। अब ये किस चीज़ का जाल है, ये या तो कह लीजिए वेब पेजेस का, या कह लीजिए नेटवर्क का, या कह लीजिए कंप्यूटर्स का। उनमें जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ना, या वेबसाइट का भी जाल कह लीजिए, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू। जैसे हम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट को, तो इंटरनेट से जुड़े होते हैं ये सब। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो क्या होगा, किसी वेबसाइट के जब नेटवर्क होगा या कनेक्टिविटी होगी, तो कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, और वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेज होते हैं, तो एटलीस्ट वेब पेजेस को हम एक्सेस करते हैं। तो इसी का एक ग्रुप कह सकते हैं कि वेब पेजेस का जो ग्रुप होता है ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ, ये क्या है, एक तरीके से वेब कहा जा सकता है, जो किसी भी फॉर्म में होता है। जैसे वेब पेज पे डेटा जो होता है हमारा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में होता है, और इस पर भी बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको ओपन करने के लिए यूज़ की जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू की हिस्ट्री क्या है। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला वेब पेज किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने। तो 1980 में ये इसने वर्ल्ड वाइड वेब को रिलीज़ किया, और यानी कि 1990 से पहले और 1980 के बाद में। और ये किसके एक डायरेक्टर भी हैं, टिम बर्नर्स-ली, किसके, W3C के, जिसमें हमने अभी पहले पढ़ा था। और ये एक ट्रिपल डब्ल्यू एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं, वेब पेजेस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। इसके बाद बेसिक। अब बेसिक क्या है ट्रिपल डब्ल्यू का, कि पहला है HTML। जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज है एक मार्कअप लैंग्वेज, जो आपके कोर्स में भी है, सिलेबस में भी, जिसको आप पढ़ेंगे समझेंगे। तो एक समझ लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद क्या है, वेब सर्वर्स। अब वेब सर्वर क्या होता है, मैंने ये बता दिया है। जैसे क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर था, ऐसे ही जो ऑनलाइन होगा, ऑल वर्ल्ड के लिए अवेलेबल होगा, वो क्या होगा, एक वेब सर्वर होगा। सर्वर दो तरीके के हो सकते हैं, एक लोकल नेटवर्क में हो सकता है, और एक ऑल वर्ल्ड के लिए अवेलेबल हो सकता है। जो लोकल होगा एक सिंपल सर्वर कहेंगे उसको, यानी कि सिर्फ सर्वर कहेंगे, और ऑल वर्ल्ड के लिए जो अवेलेबल होगा उसको वेब सर्वर कहेंगे। और ये वेब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, या फिर ये कंप्यूटर भी कह सकते हैं, या ये पावरफुल एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो अदर कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है या फिर गाइड करता है, या वो सुपर पावर होता है या सुपर होता है अदर कंप्यूटर से। इसके बाद आता है वेब ब्राउज़र। तो और जो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए
यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। ऐसे ही और भी होते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, तो मैंने जैसे आपको वर्ल्ड वाइड वेब बताया और इंटरनेट बताया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो मैं एक ओवरव्यू और दे देता हूँ। इंटरनेट क्या होता है, ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ जाल। अब ये किस चीज़ का जाल है, यानी कि एक कनेक्टिविटी इंटरनेट है, और अगर जो वेब पेजेस का जो ग्रुप है वो क्या है, www है। यानी कि अगर कंप्यूटर्स अगर फिज़िकली कनेक्ट हैं एक कम्युनिकेशन में, जिसमें कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन कर सकता है, तो क्या है, इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कोई वेबसाइट या वेब पेजेस, उनका जो कॉम्बिनेशन है उनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक www हो गया। इसके अलावा वेब सर्वर मैंने बता ही दिया क्या होगा, कि वेब सर्वर में भी एक प्रोसेसिंग होती है, जैसे क्लाइंट सर्वर में होता है, तो ऐसे ही वेब सर्वर और वेब क्लाइंट में होता है। तो वेब क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है, जैसे गूगल एक क्या है, एक हमारा सर्च इंजन है। गूगल पे अगर जैसे आपने कोई टॉपिक टाइप किया, अब वो क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो वो टॉपिक सर्च होगा। अब सर्च कहाँ होगा, ऑल वर्ल्ड में जितने भी सर्वर हैं उन सभी में सर्च होगा, और सर्च होने के बाद एक डिस्प्ले पे आपको बहुत सारे आउटपुट दिखाई देंगे। आउटपुट मतलब उससे रिलेटेड आंसर दिखाई देंगे। आप उनमें से किसी भी आंसर को एक्सेस कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। तो क्या हुआ, इस सारी प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि गूगल के थ्रू, यानी कि सर्च इंजन के थ्रू, यूज़र ने एक रिक्वेस्ट की, एक क्वेरी की, वो क्वेरी क्या हुई, ऑल वर्ल्ड में एक तरीके से ब्रॉडकास्ट हो गई, और उन सभी के पास पहुंच गई जितने भी सर्वर अवेलेबल थे। अब उन्होंने क्या किया, उस टॉपिक को अपने अपने सर्वर के अंदर सर्च किया, और सर्च करने के बाद रेस्पॉन्स में आपको उससे रिलेटेड आंसर डिस्प्ले करा दिए। तो ये क्या, एक प्रोसेसिंग है किसकी, वेब सर्वर की, जिसमें गूगल का वर्क आ गया। और एड्रेस बार देखिए, एड्रेस के लिए होता है वेबसाइट एड्रेस, किसी भी वेबसाइट को जब डालते हैं या टाइप करते हैं या ओपन करना होता है, तो वहाँ एड्रेस बार में टाइप करते हैं। इसके अलावा देखिए जो नंबर, जो एड्रेस होगा, एड्रेस देखिए नाम से भी हो सकता है और नंबर से भी हो सकता है। नंबर से होगा तो आईपी एड्रेस होगा, और नाम से होगा तो यूआरएल होगा। और इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यूआरएल से आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस से यूआरएल, एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। चलिए आगे आते हैं। और इसमें छोटा सा एक पॉइंट है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, 4 के ग्रुप में होता है, जैसे 3 पॉइंट बीच में लगे होते हैं, और ये 0 से लेकर 255 जो डिजिट्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सर्वर, यानी कि जो वर्ल्ड में जो अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर सर्वर, उनको वेब सर्वर बोलते हैं। अब ये जैसे गूगल का हो गया, जीमेल का हो गया, याहू मेल का हो गया, जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके अलग से सर्वर होंगे। उन सर्वर पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ज़रूर होंगे, तभी वो काम करेंगे सर्वर का। तो ये सर्वर के नाम हैं, जैसे अपाचे वेब सर्वर हो गया, IIS वेब सर्वर हो गया, जिंक्स हो गया, और सन जावा सिस्टम वेब सर्वर। तो जैसे अपाचे है सबसे ज़्यादा, 60% यही यूज़ होता है। ठीक है, तो अपाचे किसका है, अपाचे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का है, और लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़, मैक ओएस में सभी में ये काम करता है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली आपको अवेलेबल होते हैं, यानी कि जिसका आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। और IIS जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, और ओपन सोर्स नहीं है, और ओपन सोर्स ना होने के कारण ही ये थोड़ा कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसीलिए अपाचे यूज़ होता है, अपाचे वेब सर्वर। एक अगला है जिंक्स वेब सर्वर, इसका भी ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
और कैसा है, वेब सर्वर है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और इस समय बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा सन जावा सिस्टम वेब सर्वर है, ये एक कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, इसने इसको डेवलप किया है और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, जैसे विंडोज़ का, लाइनक्स का और यूनिक्स का। और ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जैसे वेब 2.0, JSP, जावा सर्वलेट्स, PHP, पर्ल, पाइथन, रवि, अनरेल, ASP और कोल्ड फ्यूज़न, ये सब हैं। इसके बाद आता है जिगसॉ सर्वर और एक लाइट स्पीड वेब सर्वर। तो ये जिगसॉ सर्वर भी एक वेब सर्वर है और ये भी लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ को सपोर्ट करता है और ये भी ओपन सोर्स है। इसके बाद लाइट स्पीड सर्वर वेब सर्वर, ये क्या है, ये भी एक वेब सर्वर है और इसकी स्पीड अच्छी है, इसलिए ये इस समय तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अपाचे वेब सर्वर 60% पर्सन्स इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद LSWS यानी कि लाइट स्पीड वेब सर्वर जो है, जो किसका, अपाचे वेब सर्वर का नया वर्जन है या रिप्लेसमेंट है, तो इसको इस समय 4th नंबर पे यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद वेब क्लाइंट में पहले ही आपको बता चुका हूँ, जब वेब सर्वर की प्रोसेसिंग मैंने बताई थी, तो मैं बताया था जो रिक्वेस्ट करता है वो वेब क्लाइंट होता है। और वेब ब्राउज़र भी मैं बता चुका हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम इंटरनेट के थ्रू किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is installed on web client and a web client sends the request for accessing a website through the browse software only। तो ये मैं सब बता चुका हूँ। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र। अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे पहला जो वर्ज़न था रिलीज़ वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया 95, विंडोज़ 95 के साथ आया था 1995 में। और ये GUI बेस्ड था, इसी तरीके से मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे वर्क करता था। उससे पहले टेक्स्ट बेस्ड भी थे, जो लिंक्स जो वेब ब्राउज़र है ये क्या है, CUI बेस्ड है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाला। तो ये इस पर सिर्फ कमांड बेस्ड वर्क होते थे। इसके अलावा अगला है मोजिला फायरफॉक्स 2002 में लॉन्च किया था और ये भी काफ़ी फेमस है। और फिर उसके अलावा गूगल का अपना गूगल क्रोम है, इसके भी काफ़ी वर्जन आ चुके हैं। और एप्पल का अपना एप्पल सफारी है और ये मैक OS में यूज़ होता है। 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला है टॉपिक वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरनेट का जो पेज होता है वो वेब पेज होता है। और इसमें समझ लीजिए कि जो किसी वेबसाइट का सबसे पहला पेज होगा वो क्या होगा, होम पेज होगा। और इस वेब पेज में क्या टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब कंबाइंड हो सकते हैं। जो अगर क्लिक करने से अगर कोई और पेज या कोई और टेक्स्ट ओपन हो जाता है तो वो हाइपरलिंक माना जाता है। एक्सेसिंग या वेब पेज, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे कि वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र पे डबल क्लिक करेंगे, फिर गूगल गूगल जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, उस पर क्लिक करेंगे और टॉपिक टाइप करेंगे, देन एंटर कर लेंगे तो टॉपिक हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेब पेजेस 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज कैसे होते हैं, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, जिसके कंटेंट में चेंजेस नहीं कर सकते या चेंजेस नहीं होता, उसको स्टैटिक वेब पेज होते हैं। जैसे आपने CBSE की साइट देखी होगी, उसके कंटेंट ऐसे ही रहते हैं, यानी कि जब लंबे समय तक ये ऐसे ही रहते हैं, इसमें सडनली चेंजेस नहीं होता। और डायनेमिक वेब पेज कौन से होते हैं, इसमें अपडेशन होता रहता है डेली, जैसे न्यूज़ वाले होते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट पर आपने फ्रंट पेज देखा होगा, उसमें न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपडेशन होता रहता है, तो इसमें कंटेंट चेंज होते रहते हैं, तो ये डायनेमिक वेब पेज होते हैं। इसके बाद वेबसाइट क्या होता है, बहुत मतलब किसी वेबसाइट
कोई वेबसाइट जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा वेब पेजेस का ग्रुप होती है। यानी कि वेबसाइट का पहला पेज क्या होगा, होम पेज होगा। होम पेज डिज़ाइन करते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन का मतलब किया जाता है जिससे कि वेबसाइट देखने में अच्छी लगे, और उसकी स्पीड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन किया जाता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें या कौन कौन सी यूज़ करें, और किस तरीके से उसको डायनामिक बनाया जा सकता है। एक्सेसिंग एक वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसके एड्रेस बार में उसका क्या करते हैं, एड्रेस को टाइप करते हैं और देन ओपन कर लेते हैं। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग किसी वेबसाइट पर अगर कोई मैसेज हमें पोस्ट करना है या कोई आर्टिकल पोस्ट करना है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एक ब्लॉग कहलाता है। ये सिक्वेंशियल होता है। इसके बाद न्यूज़ ग्रुप होता है। न्यूज़ ग्रुप ईमेल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, जो हमारे मैसेज होते हैं वो पोस्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, HTML एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज होती है। और इसके बाद आता है फीचर्स, सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं सभी। तो ये सब क्या इसके एडवांटेज हो गए। फिर HTTPS क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मतलब इससे सिक्योर रहता है क्या, कनेक्शन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है। इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल की यूज़ होता है वो FTP होते हैं। और इसके बाद किस तरीके से ये वर्क करते हैं, जैसे FTP कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, और सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्किंग करते हैं। इसके बाद रिमोट लॉगिन, यानी कि एक रिमोट क्या होता है, जो अपने कंप्यूटर से दूर कोई कंप्यूटर होगा तो रिमोट होगा, अगर उस कंप्यूटर को हमें एक्सेस करना है तो रिमोट लॉगिन होगा। तो इस तरीके से दूर के कंप्यूटर को एक्सेस करने के प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन बोलते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, रिमोट लॉगिन इज़ अ लॉगिन दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ये सब नेटवर्क में होता है। इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एज ए डेस्कटॉप शेयरिंग वेयर देयर आर होस्ट कंप्यूटर्स एंड रिमोट यूज़र्स। इसके बाद टेलनेट भी उसी तरीके की एक बाई डायरेक्शनल क्या होती है, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है। इसमें भी हम शेयरिंग कर सकते हैं, और इसका भी वर्किंग करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके का होता है कि हमें रिमोट लॉगिन की उसमें हमें उसे एक लॉगिन करना पड़ता है। एक तरीके से हमारे पास परमिशन होनी चाहिए उससे लॉगिन करने के लिए। और ये क्या होता है, एक टेलनेट ये सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर पे कनेक्शन के लिए, और हम इसे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, और सर्वर से रिप्लाई करता है। तो इस तरीके से वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा और देन कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके बाद सिक्योर शेल क्या होता है, एक मेथड होता है सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए। इसके बाद ये किस तरीके से करता है, वही सिंपल प्रोसेसिंग है कि क्लाइंट जो होगा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से और सर्वर रिप्लाई करेगा, देन उनके बीच में यूज़र नेम और पासवर्ड की प्रोसेसिंग होगी, तो ये सिक्योर हो गया। फिर उसके बाद SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, यानी कि SSH के अंदर सिक्योर शेल के अंदर जो कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं कॉपी के लिए, शेयरिंग के लिए। इसके बाद FTP को सिक्योर करने के लिए, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को सिक्योर करने के लिए SFTP का यूज़ होता है। इसके बाद IP एड्रेस में मैंने आपको बताया था कि IP एड्रेस जो होता है वो 4 के ग्रुप में होता है, यानी कि 4 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 255 की रेंज हो सकती है, और इसको IP एड्रेस बोलते हैं। ये एक किसी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है या किसी कंप्यूटर का एड्रेस हो सकता है। तो इसे ये जैसे कोई किसी वेबसाइट का नेम है, जैसे www.google.com, तो ये एक नाम हो गया, URL हो गया, और इसी का कन्वर्जन जो होता है एक डिजिट्स में होता है जिसको IP एड्रेस बोलते हैं। दोनों से इस सेम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि डिजिट्स जो होती है वो एग्जैक्ट
लोकेशन को आसानी से ओपन कर सकती है, लेकिन जो याद करने में ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए याद करने के लिए नाम यूज़ किया जाता है और नंबर जो यूज़ किया जाता है वो लोकेशन ओपन करने के लिए। इनका जो कन्वर्जन करता है इंटरनली वो कौन करता है? DNS, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। इसके बाद डोमेन क्या होता है, और डोमेन क्या होते हैं, जैसे com.com .edu .gov, यानी कि कॉम का मतलब कॉमर्शियल बिजनेस के लिए, edu मतलब एजुकेशन। तो इससे पता पड़ जाता है कि ये किस तरीके की डोमेन है या किस तरीके की वेबसाइट यूज़ हो रही हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं ये डोमेन के थ्रू कि आपकी वेबसाइट कहाँ की है। इसके बाद डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब हम अपने कंप्यूटर में किसी और कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और या फिर दूसरा इसका अपोजिट, अपने कंप्यूटर से किसी और के में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपलोडिंग होगा। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। इसके जो सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, अनसॉल्व्ड वाले मैं कराऊंगा। कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं करना है, जो अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देना है। लेकिन टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब तैयार करने हैं, याद करने हैं, लिखने हैं, रजिस्टर मोटा बनाना है, वो साइड लाइनिंग वाला बनाना है। जहाँ ज़रूरत डायग्राम की है, एग्जाम्पल की है, वो ज़रूर लिखने हैं, करने हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी है तो अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, आप उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आप मेरे चैनल स्मार्ट टेक SJPS बाय जितेंद्र सैनी पे देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से भी और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर से भी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।